नए सूबे पाकिस्तान की ज़रूरत है या इसके पीछे कोई और मकसद? डेमोग्राफिकली देख लें, ज्योग्राफिकली देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, आपकी ज़रूरत है अब। इसने बोला कि सिंधी नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज़न्ट मीन सिंधी। फ्रंट पे बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स के पैसे ही सिर्फ ले लिए जाए ना, आईएमएफ का आधा कर्जा तो उन्हीं से अदा हो जाएगा हमारा। जनरेशन जी को आना पड़ेगा पॉलिटिक्स। ह्यूज डिमांड कर रही है, मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, आपको भी तो देना है। एमक्यूएम को असल में पकड़ना आसान है, तो हर किसी को बस मजा आता है। दो जमातें रह गई हैं जो मिडिल क्लास तबके को मौका देती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान है, दूसरी है जमात इस्लामी। मैं पानी पे बहुत सारा काम कर रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें लास्ट जो पानी की लाइंस चेंज करी गई हैं वो 1960s में की गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ब्लैकमेल कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो उसकी बिना पे मैं हुकूमत को क्यों छोड़ूं? 80 अरब डॉलर लगाने के बाद भी अगर एक प्रोवेंस फ्लरिश नहीं कर रहा, इन लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना रहा है। वो तो कहते हैं थरपारकर में जाके देखें। थरपारकर सिंध नहीं है पूरा। एचआईवी के 120 केसेस अभी दिए हैं, उस पे भी तो फिर सवाल करना बनेगा ना। मीर रजा कत्ल केस में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हैदराबाद से डॉक्टर बुलाया जा रहा है, एक केस नहीं सॉल्व हो रहा। पिंकी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, लेकिन पिंकी ने भी खानदानी तबाह करे ना। सिंध फ्लरिश तब करेगा जब उसको तालीम दी जाएगी। ना दो पिंक स्कूटी, मैं कह रहा हूँ तालीम दे दो। एक अजीब हम सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पंजाब का पॉलिटिशियन कराची के लिए आवाज नहीं उठा सकता। लसानी बुनियाद पे हम लोग एक दूसरे से खुद डिवाइड हो गए हैं। पॉलिटिशियन से लेकर हर किसी की बहक है, इसमें क्या शर्म है? जब तक ये माफिया चल रहा है तो आपको लगता है कि कराची वालों को पानी मिलेगा? हमारी मस्जिद के बराबर में भी कचरा होता है, हमारे स्कूल के सामने भी कचरा होता है। मुझे तो नहीं दिखा पंजाब में ये कचरा। उसके बाद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि तरक्की कर ली है, ये तरक्की नहीं है, ये नाइंसाफी है। एक पैरेलल सिस्टम चलता है हुकूमत के साथ। सीएम तो है, मिनिस्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिखते नहीं है और वो सिस्टम चलाते हैं। वहाँ एंटी करप्शन की बिल्डिंग बन रही है कराची में, वो करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। शराब खाना मेरे इलाके में खुला हुआ है, मैं आज तक वो बंद नहीं करा पा रहा एज एमपी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुफ्तगू। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। आज हमारे साथ गुफ्तगू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, सियासत से उनका ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे होते हैं। आवाम के मसाइल को जितना बेहतर तरीके से ये समझते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से असम्बली के फ्लोर पर ये आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन है। हमारे साथ मौजूद है एमपीए अब्दुल बासित, जिनका ताल्लुक़ एमक्यूएम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम इकरा, कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। जिस तरह से आप सख्त सवालात करते हैं और असम्बली पे आवाज़ हैं, आवाम की आवाज़ हैं, आवाम के तर्जुमान हैं, इसी तरह से आज हम भी आपसे कुछ सख्त सवालात करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप जवाब देंगे। करें। बहादुराबाद में जो वाक़या हुआ कुछ दिनों पहले, व्हाट्स योर से ऑन इट? अफसोसनाक था, लेकिन कहीं ना कहीं हर जमात में कुछ ना कुछ इख्तलाफात होते हैं और वक्त के साथ वो ठीक भी हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वो एमक्यूएम को असल में पकड़ना आसान है, तो हर किसी को बस इस सवाल पे थोड़ा सा होता है, मज़ा आता है। तो मैं इस पर कोई इंटरटेनमेंट नहीं दूंगा, इस पर यही कहूँगा कि सब ठीक होगा। यानी हर पार्टी में कुछ ना कुछ होता है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वहाँ मेरे ख्याल से आपको सवाल करने का हक नहीं दिया जाता। यहाँ दिया जाता है तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एमक्यूएम की बात करें, बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप क्योंकि एमक्यूएम के अंदर हैं और आपको एमक्यूएम का बेहतर तरीके से पता है, एक आम व्यूवर से बहुत नेक्स्ट लेवल पे मुझे बताएं कि जब आपने सियासत में आने का फैसला किया, देन वाई एमक्यूएम? और भी तो बहुत ज़्यादा पार्टीज थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने एमक्यूएम को थोड़ा सा अलग? देखें, कराची के सिनेरियो की बात करूंगा मैं, ओवरऑल पाकिस्तान की नहीं करूंगा क्योंकि कराची से ताल्लुक़ है। मेरे ख्याल से दो जमातें रह गई हैं पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास तबके को मौका देती हैं, असेंबलीज तक पहुंचाती हैं। उसमें एक एमक्यूएम पाकिस्तान है बिल्कुल, और दूसरी एक और जमात है जिसको मैं क्रेडिट दूंगा, वो है जमात इस्लामी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल क्लास जितना भी कॉम्पिटेंट हो कि वो असेंबली के फ्लोर्स तक आ सकता है या अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है या बात कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल मेरे पास कोई और चॉइस भी थी। और एमक्यूएम से जब पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो एमक्यूएम देखिए, एमक्यूएम को काम करते हुए देखा है। अब अंदर बैठे हुए हम यकीनन उसको और समझ रहे हैं और देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ये जितने भी मुझे मौके मिले हैं, जितना भी मैंने बोला है, तो मेरे ख्याल से इसी पार्टी को क्रेडिट जाता है। ये कोई मेरी पर्सनल तो सक्सेस नहीं हो सकती। इसी पार्टी की सक्सेस है कि इन्होंने मौका दिया और आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ना रोका है ना टोका है, हमेशा बोला है कि आप करें, इनकरेज बेहतर किया करें। है। हाँ। अच्छा, मुझे
और चीज़ आपसे जाननी है, जिस तरह से एज अ पर्सन आई नो यू नाउ कि आप थोड़ा सा ना कैमरा शाय हैं, मीडिया शाय हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में एक पर्सपेक्टिव है। लोग कहते हैं, चाहे आपके मुखालिफ हो या कोई भी, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनने में आती है कि जो आप सोशल मीडिया पर, जो आप फ्लोर पर बात करते हैं, जिस अंदाज में, जिस तरह से आप करते हैं, ये सारा सिर्फ ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। तो फिर दूसरा एमपीएस को भी कर लें, वो ग्रैब कर लें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। पीपल्स पार्टी के भी एमपीएस हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं सिंध असेंबली में, हमारी खुद की पार्टी के भी हैं, तो हर कोई कर ले ये। अगर कोई चीज़ अच्छी चली जाती है, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ और खुला बात करता हूँ, मैंने आज तक कुछ दिल में रखा नहीं है। उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम में भी रहता हूँ, मुश्किलात में रहता हूँ, मेरे मसले और मेरे दुख तो मेरे साथ रह जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी। यानी यू डोंट डू अ पब्लिकली स्टंट, राइट? कौन सा स्टंट? मैंने कोई ऐसी नई बात ही नहीं करी। मैंने करप्शन के खिलाफ बात करी है, तो उस पे तो केस मेरे खिलाफ बन सकते हैं। उसके लिए मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें कौन सा स्टंट है ये? सब कर लें, सबको इजाज़त है, सच बोल लें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आवाम के मसाइल आपको बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है, और आवाज़ भी बुलंद करते हैं, हमने देखा है। एंड अब जिस तरह से आपने इसकी वजाहत भी दे दी है कि ये कोई स्टंट नहीं है, मैं दिल से बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ। आपके हल्के की अगर हम बात करें, तो आपने अपने हल्के में क्या काम किया अब तक जो आपको मुनफरिद बनाता है, आपको लगता है कि वाकई मैं कुछ कर रहा हूँ? देखें, कुछ चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, वो मैं पर्सनल अपने तौर पे करता हूँ, और नेकी कर दरिया में दाल वाला एक मिसाल है, तो उसी पे रहते हैं। लेकिन इन जनरिक मैं पानी पे बहुत सारा काम कर रहा हूँ। आपका ताल्लुक लाहौर से, तो आपको नहीं पता होगा कराची की प्रॉब्लम्स। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी हर 15 दिन में या 20 दिन में दिया जाता है, कोई 3-4 दिन, उसमें भी पूरा नहीं होता। टैंकर माफिया। टैंकर के थ्रू तो दिया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग डिबेट है। लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें लास्ट जो पानी की लाइंस चेंज करी गई हैं, वो 1960s में की गई हैं। अ, उसके बाद अब मैं कुछ चेंज करवा रहा हूँ, और इसमें मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं कुछ इलाकों में जहाँ काम कराता हूँ, वहाँ पानी पहुँच सकता है, लेकिन पहुँचाने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि टैंकर माफिया है, फिर इलाके में बहुत सारे माफिया हैं। तो 2.5 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा अ, अच्छा काम भी करा है, कुछ गलतियाँ भी करी हैं, उस गलतियों से सीखा है। लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, इलाके के लिए बेहतर हो रही हैं आहिस्ता। चलें, 2.5 साल आपके पास रह गए हैं, अल्लाह करे खैर से वो भी गुजरें और आप आवाम की सही मानों में तर्जुमानी करें, उनके मसाइल का हल करें। जहन में सवाल आ रहा है कि अगले इलेक्शंस में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने सीट की लालच करी नहीं, तो अगले इलेक्शन में मैं खुद को एक सिंपल सा पॉलिटिकल वर्कर देखता हूँ, और नीचे काम करूँगा। मेरा नहीं ख्याल एक एमपीए या कोई और भी सीट होगी मेरे पास। देखिए, एक सियासी जो जर्नी होती है ना, वो आसान नहीं होती। लोगों को नहीं पता होता कि कितने आग के दरिया अबूर करने हैं, कितना कांटों भरा रास्ता है। समझ तो आप गए होंगे कितनी मुश्किलात होती हैं। क्या कभी आपके ज़हन में आया कि नहीं, बस अब पॉलिटिक्स को अलविदा कर देना चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, साफ़-सुथरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं कर रहे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी अच्छी आती है, और मैं किसी को गलत काम नहीं करने देता, और डंके की चोट पे नहीं करने देता। और तभी ना मुझे लालच है सीट की, तभी मैंने खुल के आपको बताया कि अगले अगले इलेक्शन में मैं हूँ ना हूँ। पहली बात, ये तो हमारी मैं पार्टी हूँ ना हूँ मतलब? मतलब पार्टी, एक तो पार्टी डिसाइड करती है टिकट का, ये तो मैं नहीं डिसाइड करूँगा। और सेकेंडली, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं 5 साल का ऐसा एक ब्रेक लूँगा, जहाँ पे मैं नीचे लेवल पे काम करके सुकून की ज़िंदगी गुजारूँगा, और जहाँ वहाँ खिदमत कर सकता हूँ वो करूँगा। अच्छा, जिस तरह गलत काम की भी आपने बात की है, तो एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि यू आर इन अ पार्टी और हर पार्टी के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं ना। क्या आपको कभी आपकी पार्टी ने कहा कि ये गलत काम, ऑल्दो आपको पता है ये गलत काम है, उनको भी पता है ये गलत काम है, लेकिन उन्होंने आपको कहा कि आपको ये करना है? और अगर कहा हो तो क्या आपने कोई गलत काम किया? मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई कहा हो, और पार्टी के बड़ों ने तो बिल्कुल भी नहीं। पार्टी के बड़ों ने तो हमेशा कहा है कि खिदमत करो, अच्छा काम करो, साफ़ सुथरा काम करो, करप्शन नहीं करो। तो कभी ऐसी नौबत आई नहीं है, और लेकिन अगर ऐसी नौबत आएगी भी, तो मैं सीट छोड़ना पसंद करूँगा, कोई गलत काम तो नहीं करूँगा। एमक्यूएम का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? एमक्यूएम का अच्छा मुस्तकबिल है, वो रहेगा। वो जितना लोग कह लें हम वीक हो गए हैं, या वो बात नहीं रही,
धड़ेबाजी धड़ेबाजी तो खैर मैं नहीं कहूँगा। जमहूरियत है पार्टी में, तभी थोड़े बहुत इख्तिलाफात हैं और वो इख्तिलाफात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई किसी को अभाम नहीं रहना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए। हम खुद खुद सोच लेंगे, एमक्यूएम के लोग खुद सोच लेंगे कि क्या करना है, कैसे बेहतर करना है। अच्छा, गवर्नर की अगर हम बात करें, गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब को जब हटाया गया तो उस वक्त सबसे पहला पार्टी के अंदर से क्या रिएक्शन था, और जिस तरह से अब बात की जाती है कि दोबारा सिंध में एमक्यूएम का गवर्नर होना चाहिए। देखिए, ये तो बैलेंस करने वाली बात है। मेरे ख्याल से सिंध की दूसरी सबसे बड़ी जमात जो असेंबली में बैठी है वो एमक्यूएम है, और ये तो हमेशा से एक रिवायत रही है कि गवर्नर एमक्यूएम का ही रहता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कोताहियां हैं फेडरल की तरफ से, जो हमारे बड़े शिकायत कर चुके हैं और मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचा भी चुके हैं। जो गवर्नर कामरान खान टिसोरी की परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने। मेरा नहीं ख्याल हमारे 4 गवर्नर हैं इस मुल्क में, उनसे ज़्यादा कोई अ, अ, अच्छा काम। तो डू यू रियली थिंक कि गलत हुआ उनके साथ, एमक्यूएम के साथ गलत हुआ? एमक्यूएम के साथ भी गलत हुआ, उनके साथ भी गलत हुआ। मेरा नहीं ख्याल वो ये डिज़र्व करते थे। वो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ अपने रिसोर्सेस यूज़ करते हुए बच्चों को तालीम दे रहे थे, बच्चों से मिल रहे थे। गवर्नर हाउस खोल दिया था उन्होंने, और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी 4 गवर्नर में से उनसे ज़्यादा किसी को जानता होगा। सबसे ज़्यादा फेमस भी थे, और ऐसा गवर्नर मेरा नहीं ख्याल हमने देखा होगा। आखिरी सवाल एमक्यूएम से रिलेटेड आपसे जानना चाहूँगी। एमक्यूएम तो इत्तेहादी हुकूमत की है, ठीक है, लेकिन फिर भी एमक्यूएम के कुछ ऐसे मुतालबात हैं, एमक्यूएम की जानिब से कहा जाता है कि हमारी जो है ना आवाज़ उस तरह से सुनी नहीं जाती, जो हमारे मुतालबात होते हैं, जायज़ मुतालबात होते हैं, वो माने नहीं जाते। तो आपको नहीं लगता कि फिर एमक्यूएम को अलग हो जाना चाहिए हुकूमत? अब इसमें ना ये डिबेटेबल है। चलें कट शॉर्ट। पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में मैं फेडरल के साथ हूँ, उनकी कोalition में, गवर्नमेंट में हूँ, और मिनिस्ट्रीज भी हैं हमारे पास 2। मैं क्यों छोड़ूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ब्लैकमेल कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो उसकी बिना पे मैं हुकूमत से जुदा भी नहीं होऊंगा और मैं हार भी नहीं मानूंगा। हम जो मांग रहे हैं वो आर्टिकल 140A मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नीचे सतह पे पावर पहुंचाई जाए, जिसकी शुक्र है कि अब मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिससे खलबली मची। चले, नए सूबों पर बात तो मैं करूँगी, इसको अभी आप ना छेड़े, नए सूबों पे पूरा सेगमेंट है इस। चलें, मैं इसी पे बता देता हूँ कि हम जो मेन मुतालबा कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं नहीं माना जा रहा, हम कोई वजारतें एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, कोई अपनी पार्टी के लिए कुछ एडिशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं पूरे मुल्क में आर्टिकल 140A को आप लगा दें, उसको एक्सेप्ट करें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, नीचे की सतह पे पैसे उतरें, एनएफसी अवार्ड हो जाता है, फिर पीएफसी भी तो करना है ना। प्रोवेंस को भी आप, वजीर आला को 3,400 अरब हमारे सिंध का बजट है, पंजाब का भी कोई 5,000 अरब का है, तो इतने हज़ारों अरब एक आदमी नहीं संभाल सकता। इनको ये पावर्स नीचे देनी होंगी। जब ये पावर्स नीचे जाएंगी तो लोगों की मुश्किलात, लोगों की लाइफ बेहतर होगी। अच्छा चलिए, अब आपने बजट की बात छेड़ ही दी है, तो ये जो कहा जाता है कि सिंध में ना एक ही निज़ाम है, वडेरा शाही निज़ाम है, यू एग्री विद दैट? और ये जो एक ही पार्टी कब से रूल कर रही है, लेकिन वो फंड्स खुद बुर्द कर देते हैं खुद ही, और एमक्यूएम को उनका जायज़ हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए अवाम जो है वो सफ़र कर रही है। नहीं, एमक्यूएम का तो कोई हिस्सा नहीं है इसमें ना। अवाम के लिए ना, जो उनके कराची फंड्स। शहर का हम मुतालबा हमेशा रखते हैं और गिला रखते हैं कि उसमें फंड्स नहीं लग रहे। वो तो आप आ जाएं और ख़ुद देख लें अपनी आंखों से, फंड्स नहीं लग रहे। वो जितना बोल दें कि उन्होंने बेहतर कर दिया है। मैं अभी स्टैट्स ही देख रहा था कि लास्ट 18 ईयर्स में उनकी गवर्नमेंट है, तकरीबन 22,000 अरब उन्होंने खर्च करें। जो मैंने डॉलर्स में निकाले वो 80 अरब डॉलर निकल रहे हैं आज के एक्सचेंज रेट से। 80 अरब डॉलर लगाने के बाद भी अगर एक प्रोवेंस फ्लरिश नहीं कर रहा, इम्प्रूव नहीं कर रहा, लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल बना रहा है। वो तो कहते हैं थरपारकर में जाके देखें। अब वो एक प्रोजेक्ट हमें बार बार दिखा दें, थरपारकर सिंध नहीं है पूरा। उस प्रोजेक्ट से, हाँ ठीक है, उन्होंने कोई सस्ती बिजली दे दी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो HIV के 120 केसेस अभी दिए हैं
उस पे भी तो फिर सवाल करना बनेगा ना। तो उन्होंने तो मीडिया पर आके बड़े बयानात दिए, और आपको क्या लगता है फिर वो लफ्जी एक्शन था? कौन सा एक्शन? उन्होंने जो कहा कि हम कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, पूरी हम इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी एंड ऑल दैट। लास्ट आपने कब देखा है कि कोई पहुंचा बहुत है? पहले एक न्यूज़ आई थी ना। सब फेक बातें हैं। देखें, 120 फैमिलीज तबाह कर दी हैं सिंध गवर्नमेंट ने। 120 फैमिलीज, उनके घर पे उनके रिश्तेदार नहीं जाएंगे, उनके घर में बच्चियों की शादियां नहीं होंगी अब, ये सिर्फ HIV केसेस की वजह से। अब जिस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं बड़ा शौक हूँ इस चीज़ पर। एक HIV एक केस है, फिर ये मीर रज़ा कत्ल केस हुआ है। उसमें भी आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हैदराबाद से डॉक्टर बुलाया जा रहा है, कराची में डॉक्टर ख़त्म हो रहे हैं। एक अजीब कोई मिस्ट्री सी क्रिएट कर दी गई है, एक केस नहीं सॉल्व हो रहा। इससे पहले भी एक केस हुआ था यंग, आपको याद ही होगा, कॉल सेंटर्स इन्वॉल्व हुए, फिर उसके बाद पिंकी। पिंकी तो ज़्यादा फेमस हो गई है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है, लेकिन पिंकी ने भी ख़ानदानी तबाह करे ना। अब आपने उसको 10 साल 15 साल बाद पकड़ा, लेकिन अभी भी मैं न्यूज़ देख रहा था कि फिर चालान ठीक नहीं सबमिट करा कोर्ट में। ये एक ड्रामा है। अगर इन्हें सच्ची में कोई एक्शन लेना होगा और कुछ बेहतर करना होगा, तो वो एक्शन से दिखेगा, सिर्फ गुफ्तगू से नहीं दिखेगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक अगर किसी ने खुश करना है सिंध की आवाम को, तो वो मेरा नहीं ख्याल कोई बेवकूफ़ाना वाली बातें हैं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, सिंध फ्लरिश तब करेगा जब उसको तालीम दी जाएगी। ये तालीम नहीं दे रहे, ये हमें सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट के नाम गिनवा रहे हैं कि हमने फलाना स्कीम शुरू कर दी है, हमने फलाना स्कीम शुरू कर दी है। अब मेरी बहनों को पिंक स्कूटी दी जा रही है, ना दो पिंक स्कूटी। मैं कह रहा हूँ तालीम दे दो, कुछ बच्चों को आप भेज दो, बाहर ममालिक पढ़ने के लिए भेज दो, कुछ की तालीम यहाँ पे फ्री करवा दो अच्छी। तो उससे उनके ख़ानदान बहुत अच्छे जनरेशंस सवर जाएंगी, जनरेशन बेहतर कर जाएंगी। ये जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ हम बन रहे हैं माजरत के साथ। इसमें मेरा पंजाब से भी गिला है। हमारे साथ तो पंजाब भी नहीं बोल रहा ना हमारे लिए। एक अजीब हम सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पंजाब का पॉलिटिशियन कराची के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, कराची का पॉलिटिशियन पंजाब के लिए बात नहीं कर सकता, कराची का पॉलिटिशियन KPK के लिए बात नहीं कर सकता, KPK का पॉलिटिशियन पंजाब के लिए बात नहीं कर सकता। ये डिफरेंसेस हमने क्रिएट कर दिए हैं, लसानी बुनियाद पे हम लोग एक दूसरे से खुद डिवाइड हो गए हैं। क्यों नहीं कर सकता? ये जितना आपका लाहौर है उतना मेरा भी लाहौर है। तो आप कैसे कह सकती हैं मेरा लाहौर और मेरा क्या है फिर? ये मेरा भी लाहौर है, ये आपका भी लाहौर है, वो मेरा भी कराची है, आपका भी कराची है। तो ये सबका है, हम पाकिस्तानी हैं। मेरे ख्याल से पासपोर्ट पे तो वही लिखा हुआ होता है। लेकिन माजरत के साथ जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं, ये मैंने 2.5 साल में देखा है, तो फिर ज़बान बहुत मैटर करती है, एथनिसिटी बहुत मैटर करती है, आपके रिलीजियस बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं। एक अजीब निज़ाम है जो जहालत पे मबनी है माजरत के साथ, और हम बेहिस हो चुके हैं। हम माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि बग़ैरती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर पता है, जिस तरह से हम बात करें, अभी आपने कराची के मसाइल का जिक्र छेड़ा है, व्हाट डू यू थिंक इफ़ यू हैव टू शॉर्टलिस्ट 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंध, जो कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है ना, वो एड्रेस नहीं कर पा रही, और MKM बार बार उनको ये नोटिफाई कर रही है, उनको बता रही है, हाईलाइट कर रही है। आपको क्या लगता है कि कौन से सबसे बड़े सिंध के 3 मसाइल हैं? पहला मसाइल पानी। हमें हाइड्रेंट के थ्रू पानी दिया जाता है। उसकी रीजनिंग है कि दिन के 4 से 5 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो हाइड्रेंट जो 7 हैं। उसके साथ जो ब्लैक मार्केट में हाइड्रेंट चल रहे हैं वो उसके अलग हैं। तो ये बन जाते होंगे कोई 10-15 अरब रुपए दिन के 10-15। हाँ। तो जब तक ये माफिया चल रहा है, तो आपको लगता है कि कराची वालों को पानी मिलेगा? सबकी बहक है, पॉलिटिशियन से लेकर हर किसी की बहक है। इसमें क्या शर्माना है? मुझसे पूछे, मैं तो बोल रहा हूँ पॉलिटिशियंस भी हैं इसमें आपके सरकारी अफसरान भी CM तक को ये बात पता है, और वो मतलब एक हम बात करते हैं ना, हायरार्की है ना, सबको पता है एक सूबे का मसला होता है। जब मुझ जैसे नए पॉलिटिशियन को पता है, तो CM को नहीं पता? 18 साल यानी जान के चुप इख्तियार की हुई है। चुप क्या इख्तियार की हुई है? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी के घर टैंकर के थ्रू पानी पहुंचा सकते हैं, तो आप उसके घर में नलकी में भी पानी दे सकते हैं ना, नलके में पानी आना चाहिए ना। लाहौर में पानी बिकता है? KPK में कहाँ बिकता है? तो सिर्फ कराची में क्यों बिक रहा है? हमने क्या गुनाह करा हुआ है? उसका भी फिर जवाब दे दें। टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते हैं आप लोग ज़्यादा इस मुल्क का? तो इस शहर को फिर
इतना ना तबाह करें कि पानी भी ख़रीद के पीना पड़ रहा है, जिसमें 8,000 से 12,000 का ब्लैक मार्केट में टैंकर बिकता है, और जो नॉर्मल गवर्नमेंट रेट्स हैं वो 1560 हैं शायद। तो ये एक तबाही की तरफ ले गए हैं। तो पहला हो गया पानी, पानी भी हमें ना ख़रीद के पीना पड़ रहा है। दूसरा आ जाए, आपके पास एक प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, तो एग्जैक्टली। वो हमारे पास है सिंध सॉलिड वेस्ट। कराची दिन का 15,000 किलो है मेरे ख्याल से जो वेस्टेज जनरेट करता है, उसमें से मेरे ख्याल से 40% सिंध सॉलिड वेस्ट उस पर काम करती है। 60% जो है वो नालों में, गटर में, इलाकों में पड़ा रहता है। हमारी मस्जिद के बराबर में भी कचरा होता है, हमारे स्कूल के सामने भी कचरा होता है। मुझे तो नहीं दिखा पंजाब में ये कचरा। तो ये उसके बाद भी अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि तरक्की कर ली है, तो मैं माजरत चाहता हूँ उनसे, ये तरक्की नहीं है, ये एक तरीके की नाइंसाफ़ी है जो आप शहर के साथ। तीसरा आप ले लें एजुकेशन। कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने घोस्ट स्कूल्स हैं, अभी तक स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे हुए हैं, डेस्कें नहीं हैं, बच्चे ज़मीन पे पढ़ रहे हैं। तो अगर इसको तरक्की कहते हैं तो माजरत के साथ हमें ये ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कहता है एआई से डरो, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ बच्चा गांव का, सिंध का, अगर एआई या टेक्नोलॉजी हाथ में आ जाएगी तो वो घबरा जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स देगा तो ये फ़नी है। टेक्नोलॉजी को हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए एजुकेशन में। फिर हम उस पर डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि यूजेज ऑफ एआई किस लेवल पे होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो एक नेक्स्ट फेस है। लेकिन माजरत के साथ उनके लिए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना ये है कि अटेंडेंस जो है वो एआई से होगी, एक एप्लीकेशन से। मुझे अब हंसी आती है, एक एप्लीकेशन बनाने में भी इन्हें इतने सालों लग गए। तो हम एजुकेशन से बहुत दूर हैं, और जब तक ये जहालत नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक सिंध हो, केपीके हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित हो, कश्मीर हो, कोई भी जगह तरक्की नहीं कर पाएगी। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एजुकेशन देना सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों के लिए। दुरुस्त फरमाया आपने। चलें अभी नए सूबों की जिस तरह से बात आपने की थी, हम उसकी तरफ आ ही जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि नए सूबे बनने चाहिए, ये ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, या इसके पीछे कोई और मकसद है? व्हाट्स योर से? आर यू अगेंस्ट इट और इन द फेवर ऑफ इट? 100% फेवर में हूँ। आइन इजाज़त देता है नए सूबे बनाने की। डेमोग्राफिकली देख लें, जोग्राफिकली देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, आपकी ज़रूरत है अब इसमें आप लसानियत ले आएंगे कि फ़लाना सूबा बनेगा तो वो फ़लाना सूबे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, या उसको सिंध तोड़ने की बात हो रही है, पंजाब तोड़ने की बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये किसी चीज़ को तोड़ने की बात नहीं हो रही, इसको बेटर मैनेजमेंट की बात हो रही है कि इसी सूबे के आप नाम जो जो भी रख लें, मेरे ख्याल से सिंध 1 सिंध 2 कर लें। अगर नाम से ही मसला है, किसी को कि कोई नाम चेंज हो जाएगा, तो नाम कुछ भी रख लें उसका, लेकिन उसको 2 हिस्सों में डिवाइड या 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, आपके रिसोर्सेस मैनेज आपसे नहीं हो रहे, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं संभाल पा रही, आपका एक सीएम नहीं संभाल पा रहा पूरे सूबे को। आपको इन चीज़ों को अब देखना होगा, इसमें चेंजेस करनी होंगी, इस मुल्क के लिए करनी होंगी। पाकिस्तान बड़ा है या सूबा? पाकिस्तान। तो फिर किस बात का डर है कि अगर वो डिवाइड हो जाए, लोग तो वही रहेंगे। कोई बॉर्डर की फेंसिंग थोड़ी लगा रहे हैं कि आप नहीं आ सकते यहाँ, मैं लाहौर आ सकता हूँ, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये पूरा पाकिस्तान सबका है। तो पहले इस माइंडसेट से निकलें कि एक सिंधी जो है वो पंजाब के लिए बात नहीं कर सकता, एक पंजाबी जो है वो केपीके के लिए बात नहीं कर सकता। इस माइंडसेट से निकलें, लसानी बुनियादों पे खुद को डिवाइड ना करें। हम सब अगर पाकिस्तानी हैं तो बस उस पर ईमान रखें, और उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करें और बेहतरी के लिए काम करें मिलकर। अच्छा, एक स्टेटमेंट जहन में आ रही है, मीडिया पर भी चल रही है, कि अगर आपने नए सूबे बनाने हैं ना, तो आपको वहाँ की सूबाई असम्बली से पहले ना 2 तारीख अक्सरियत से वो पास होनी चाहिए। यू गेट इट? लेकिन
सीएम सिंध की जानिब से, शर्जील इनाम मेमन की जानिब से और भी पार्टी के तर्जुमानों की जानिब से, पार्टी के मेंबरान की जानिब से, जो वॉइसेस हैं पार्टी की, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये पहले भी 2-3 दफ़ा ये जो करारदाद है वो असम्बली में आई है, लेकिन उन्होंने पास नहीं की। सिंधी जो हैं वो तो चाहते ही नहीं है कि सूबे बने, नए सूबे बने। इज़ दैट? इसने बोला कि सिंधी नहीं चाहते, हम्म। तो आपका स्टेटमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डजंट मीन सिंधी। देन व्हाट डू दे मीन बाय दिस? सिंधी तो बहुत हैं, तो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 5 करोड़। जो असम्बली में बैठे हुए हैं ना एमपीएस, उनकी जानिब से इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर ना बहुत दफ़ा पास नहीं किया गया, डिफाई किया गया। ठीक हो गया। अब इस पर आ जाते हैं कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि भाई सूबाई असेंबली तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना करे तो नेशनल असेंबली है ना, वो इख्तियारात लेगी ना इस चीज़ के। 18th अमेंडमेंट के थ्रू आपने ये इख्तियारात दे दिए थे सूबे को, तो कुछ इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे। अब उसमें भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर मैं बोलूं कि बासित की अकाउंटेबिलिटी बासित ही करेगा, तो बासित कभी करेगा अकाउंटेबिलिटी खुद की? ये वही बात हुई कि आप सूबे से पूछ रहे हैं आपको सूबा चाहिए, तो वो यकीनन बोलेगा नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान के फायदे की बात कर रहे हैं। नेशनल असेंबली में भी वहाँ के ही रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। ये फैसला नेशनल असेंबली को अब करना चाहिए। मुत्तफ़िका तौर पे चारों सूबों के लोग वहाँ हैं, वो फैसला करें कि किस तरह डिवाइड होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या पाकिस्तान के मफाद में। हम किसी और मुल्क की असेंबली से थोड़ी पास करा रहे हैं, इसी नेशनल असेंबली से पास करा रहे हैं। जब 18th अमेंडमेंट इसी नेशनल असेंबली ने पास करी तो सब ने बड़ी तालियां बजाई थी। अब अगर कोई और करारदाद यहाँ पे आ रही है और कोई और अमेंडमेंट आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। वो ये पाकिस्तान की असेंबली। अच्छा, ये जो एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, अब आई डोंट नो हाउ मच दिस इज़ ट्रू और नॉट। आप एक सियासतदान हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है। सवाल बड़ा सीधा है, नए सूबे आवाम के लिए हैं या फिर सीट्स बढ़ाने के लिए? सीट्स बढ़ा के किसको फायदा होगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ना एक तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत को देखते हुए अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब सब खुल के बोल रहे हैं। एक वक्त में जब हम सूबों की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते थे, तो आपको मुल्क दुश्मन बना दिया जाता था। हो सकता है अभी भी इस पॉडकास्ट के बाद मुझे बना दिया जाए सूबा दुश्मन। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे माइंड्स में डाला गया है। हमें इस सब से निकल के बेहतर सोचना पड़ेगा। सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेंगे तो टॉपिक चल पड़ा है। अब आप इसको टेस्टर समझ लें, अभी टेस्टर है या स्टार्टिंग फेज में। आज नहीं बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, 3 साल बाद बनेगा, 1 साल बाद बनेगा, 6 महीने बाद यानी आपको ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं? बनेंगे। और ये वक्त की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो उसको बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेफरेंडम आप बात छिड़ी गई है रेफरेंडम की, तो इस पर पब्लिक का रिस्पांस क्या आएगा ओवरऑल? आप रेफरेंडम करा लें, उसके बिल्कुल मैं हक में हूँ कि अगर आप मिसाल है कराची का बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का, सूबा बनाने का, आप रेफरेंडम करा लें, उसमें पता चल जाएगा आवाम क्या चाहती है। अगर आवाम चाहती है कि सूबा बने तो वो वोट डालेगी, और अगर वोट डाला है तो फिर किसी को कोई मसला नहीं होना। और अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया कि ये धांधली हुई है, जिस तरह से अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, वो तो पाकिस्तान में आने वाले 50 साल में हर इलेक्शन में यही बोला जाएगा धांधली हुई है। रेफरेंडम के हक इसमें भी क्या यही कहा जाएगा धांधली हुई है? आप तो सिंध को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब देखें, अगर पीपल्स पार्टी के देखें, अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी एक बयान दिया था, जो अवाम चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल से वो इसमें कोई खलल और या कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है अगर आवाम चाहती है तो हम सूबों के हक में रहेंगे और वो फैसले करेंगे, तो इसमें कोई अच्छा, शुबा तो नहीं होना इकोनॉमिकली हम बात करें तो डू यू थिंक कि अभी इस टाइम पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि अब देखें ना, नए सूबे बनेंगे, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे, तो खर्चा तो आएगा, पैसे तो लगेंगे। कितना खर्चा आएगा? ये तो मेरी और आपकी अजम्पशन है। कितना खर्चा आएगा? आप मुझे बताएं ना, खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर सकता है? इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम 836 बिलियन रुपए का चला सकता है। 836 बिलियन रुपीस हम बांट रहे हैं क्वार्टरली। 15,000 पता नहीं कितने लाखों फैमिलीज में बिला वजह 5,000 रुपए आपको मैं दूंगा तो आप घर चला सकती हैं। तो मैं उसकी रीजन आउट कर रहा हूं ना आपको। 5,000 में आप अपना घर चला सकती हैं, आपकी मेड भी चला सकती है, उससे उसकी लाइफस्टाइल बेहतर हो रही है। तो 5,000 हम दे क्यों रहे हैं? उसको उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालेंगे ना, बहुत छोटा सा, तो ये सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे।
तो बासित साहब मुझे ये तो बताएं कि क्या ऐसी वजह है, बुनियादी ऐसी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी को आप इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, फ्लोर पे क्या, बाद में क्या? आप तो मैं कहूँ कि उनके इंतहाई नाकदीन में से एक हैं। ये गलतफ़हमी है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँगा, थोड़ा समझिएगा। मुझे पीपल्स पार्टी से कोई नफ़रत नहीं है। ना कोई पर्सनल ग्रज है कि मुझे पीपल्स पार्टी बुरी लगती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अपनी कुर्बानियाँ इस सियासत में उन्होंने भी दी हैं। मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है। अब सिस्टम लफ्ज़ अगर आपको नहीं समझ आए, सिंध में एक सिस्टम चलता है, जिसको यकीनन फ़रोग़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरान ने ही दिया है। आम नाज़रीन को बताइएगा आप कौन से सिस्टम की आप बात कर। मैं उसको इलैबोरेट करूँगा तो आवाम भी समझ जाएगी। ख़ैर, सिंध का तो हर शहरी समझता होगा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि एक पैरेलल सिस्टम चलता है हुकूमत के साथ। सीएम तो है, मिनिस्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिखते नहीं हैं और वो सिस्टम चलाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ₹100 का रोड, अगर ₹100 खर्चा आना है एक रोड को बनाने में, उस पर भी तकरीबन 40 से 50% कमीशन ले लिया जाता है। उसमें से जो ₹50 लगने होते हैं, उसमें भी करप्शन कर ली जाती है। जो रोड हमारा 10 साल चलना चाहिए, 5 साल मिनिमम चलना चाहिए, 15 साल चलना चाहिए, वो सिर्फ़ कुछ दिन या कुछ महीने चलता है। रेड लाइन बीआरटी पे आप आ जाएँ, उसका एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कोर्ट में भी बताया कि उससे कमीशन माँगा जा रहा है और उसको नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दे रहा, तो उसके बिना पर उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। आप यूनिवर्सिटी रोड पे आप आएँ, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इनको पता ही नहीं है उस पे करना क्या है। कोई प्लानिंग नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट, फिर एक प्रोजेक्ट है इनका येलो बीआरटी, उस पे 8.5 अरब रुपए एक डायरेक्टर पर करप्शन का इल्ज़ाम है। कितने का? 8.5 अरब। तो एक-एक डायरेक्टर जो है इनका 10-10 अरब रुपए का आदमी है। 20-20 अरब रुपए का आदमी है, एक-एक डायरेक्टर, एक-एक अफ़सर। तो ये है सिस्टम। अच्छा, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिटिशियंस पर, जो ये मेरा ईमान है और मेरी सोच है और मेरा एक विज़न है। प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इतनी नहीं है जितना ये सिस्टम है। आप इस सिस्टम को ख़त्म कर दो, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जमात इस्लामी की हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, एमक्यूएम की हो, किसी की भी हो, वो जब आपका सिस्टम साफ़ होगा, तो कोई भी करप्शन नहीं कर पाएगा। देखिए, एक सियासतदान को, एक मिनिस्टर को कमाकर कौन देता है? ये रास्ता कौन दिखाता है? उसके नीचे के अफ़सरान। वो अफ़सरान कौन है? वो कोई सीएसएस करके आया हुआ है जो वादे करे हुए थे उसने कि मैं मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम करूँगा। आजकल एक नया हमारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है माशाल्लाह से, उसमें भी तकरीबन कोई 3-4 ख़ानदान हैं, उन्हीं के लोग आते हैं, उन्हीं अफ़सरान के लोग बेटे भर्ती हो रहे हैं। यानी जो मेरिट उन का पर निज़ाम नहीं। करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आप उसको कहते हैं सिंध कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे तो यूथ निकली हुई है। अभी भी कोई 70 सीटें इन्होंने दी हैं। वो भी मेरिट पे नहीं है, उस पे केस भी करा है यूथ ने और धर नहीं, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। जिस तरह यूथ का आपने ज़िक्र कर ही दिया है, जिस तरह से हमसाया मुल्क भारत की बात करते हैं, वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी निकली, यूथ ने किस तरह से अपने मुतालबात मनवाए, फिर वहाँ पर कहा गया कि सिस्टम झुकता नहीं है, झुकाने वाला होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कराची में इस तरह से यूथ निकलेगी बाहर? एस पी, इसकी जब हम बात करें एस पी एस सी की। देखें, हमारी ना प्रायोरिटीज सेट नहीं है, यूथ की भी प्रायोरिटीज सेट नहीं है। वो इंडिया बहुत क्लियर है अपनी अपनी जगह पर, उनकी यूथ भी बहुत क्लियर है। वो एजुकेशन के लिए निकले थे। एजुकेशन की एक प्रॉब्लम थी, उनका पेपर लीक हुआ, और उसके बाद कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से सुसाइड करी, तो एक मूवमेंट चली, वो बगैर किसी पॉलिटिकल एजेंडा के चली। वो बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में, हम यहाँ निकलेंगे किस चीज़ के लिए। हम निकलेंगे तो या तो हमें किसी पॉलिटिकल अम्ब्रेला में ले लिया जाएगा, या तो हमें सिंधी समझ लिया जाएगा, या हमें पंजाबी समझ लिया जाएगा, या हमें पख्तून समझ लिया जाएगा, या हमें बलोची समझ लिया जाएगा। हमें पाकिस्तानी, जब तक हम सब एक नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं होंगे, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जब तक क्लियर नहीं करनी होंगी कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमें क्या चाहिए, तब तक मेरा नहीं ख्याल, और उसमें अभी मेरे ख्याल से टाइम है। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो चुकी है, हम यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी में सच रह नहीं रहे। जितनी जमहूरियत है मैं भी उतना ही जवाब दे पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा। लेकिन जो सिस्टम है, जब तक सिंध में हमारे सिस्टम क्लियर नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
एक ये मैं मजाक करता हूँ कभी कभार अपने कॉलीग्स के साथ बैठ के कि फ्रंट पे बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स के पैसे ही सिर्फ ले लिए जाए ना, तो मेरे ख्याल से आईएमएफ का आधा कर्जा तो उन्हीं से अदा हो जाएगा हमारा। हम कुछ करना नहीं चाहते इस मुल्क के लिए, माजरत के साथ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ मैं नहीं बोलता, ना खिलाफ हूँ। मोहतरमा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, उनके नाम से वो प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुरा लगता है कि यार ये नाम की तकलीफ़ है, मुझे कोई नाम की तकलीफ़ नहीं है। मैंने ये फ्लोर पे भी कहा है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस जैसे प्रोग्राम्स को आप चेंज करके बेनज़ीर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम जनरेशन की जो आप बात कर रहे हो, इसको बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम कर दें, जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपॉर्चुनिटीज़ दें, एम्प्लॉयमेंट दें, इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। देखिए, 80 अरब डॉलर तो आपका सिर्फ एक सिंध खर्च कर चुका है, जो कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह पंजाब को भी वो पैसे कहाँ गए? जेबों में? वो पैसे कोई 50 खानदानों में बटे हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत तरक्की कर ली है। और वडेरा शाही या क्या? हर वडेरा तो बुरा भी नहीं होता होगा, लेकिन सारे वडेरों पे मैं नहीं जा सकता, ये एक अजीब बात हो जाएगी। लेकिन 50 खानदान हैं जो रूल कर रहे हैं और जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। सिर्फ सिंध में 50 खानदान है ऐसे? ये मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ अभी। ये 50 खानदान चला रहे हैं, और इस 50 खानदान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ या रिलैक्सेशन या इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ हुई है सिंध में। तो सिंध बहुत पीछे जा चुका है, सिंध को आगे आना होगा। उसमें मेरे ख्याल से अब पंजाब को भी चाहिए कुछ रोल अदा करे, कुछ हमारे लिए भी बात करे। कोई बुरी बात नहीं है। अगर पंजाब में भी कुछ गलत काम होता है तो मैं कराची से बात कर सकता हूँ। उसी तरह पंजाब के पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो बात करें यानी हमारे। एमक्यूएम इस बात को वेलकम करेगी कि अगर पंजाब से बोला जाए? कोई भी कहीं से बोल सकता है। कैसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, मुझे हंसी आती है। हर जमात डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी जिस डेफिनेशन, डू यू रियली थिंक कि अभी हम वाकई ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये जस्टिफाई है, जस्टिफिकेबल है? मुझे तो कंफ्यूज स्टेट लग रहे हैं हम, जिसमें पंजाब सिंध के लिए बात नहीं कर सकता, सिंध पंजाब के लिए बात नहीं कर सकता, ये दोनों सूबे बलूचिस्तान के लिए बात नहीं कर सकते, बलूचिस्तान केपी के लिए बात नहीं कर सकता। ये कैसी डेमोक्रेसी है? हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका के लिए बात कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे हुए ईरान के लिए बात कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे हुए सऊदी के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन हम आपस के सूबों में बात नहीं कर पा रहे, आपस में जो मसाइल हैं उन पर बात नहीं कर पा रहे। तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या करें हम? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। सॉरी, आई फील अशेम्ड। मैं खुद एक पॉलिटिक्स में हूँ अब, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। कैरियर को इतना ज़्यादा दिख भी नहीं रहा, क्योंकि गिरा दिया जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, डाल दिया जाऊंगा, मुझे नहीं पता तो फिर व्हाट आपको विल बी डर द नहीं फ्यूचर। लगता? डरना किस बात से? हमारा क्या ईमान अल्लाह पे नहीं रहा? हम कौन लोग हो गए? अल्लाह ने क्या बताया है हमें, क्या सिखाया है? वो करेगा ना जो करना है। अगर उसने बुलाना होगा बुला लेगा। अब क्या मतलब गुलाम बन के रहना है सबने? और अगर ऐसी सोच रखनी है तो मेरा नहीं ख्याल सियासत का कोई फायदा? फायदा रह गया है या कोई रोल रह पर्पस है? गया है। कोई पर्पस ही नहीं है। सिर्फ बजट आएगा, वो कुछ लोग खाएंगे और बस मुल्क चलता रहेगा। ये बनता नहीं है। माजरत के साथ कल भी एक प्रोटेस्ट मैं देख रहा था, जमात इस्लामी के भाइयों ने करा है। हाँ, अच्छा था, प्रोटेस्ट होना चाहिए था पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन पूरा शहर को यरगमाल बना दिया, रोड ब्लॉक्स कर दिया। रोड ब्लॉक्स तो 20 लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसके लिए आप रोड ब्लॉक कर रहे हो वो भी तो आवाम है। उसमें भी आप आवाम को रुला रहे हो। प्रोटेस्ट का भी एक तरीक़ेकार है। ये स्ट्रीट एजिटेशन जो है ना, यहाँ एक फैशन बन चुका है कि स्ट्रीट एजिटेशन होगी तो ओ हो, वीडियोस बनाते हैं वायरल होने के लिए। माजरत के साथ इस कल्चर को अब चेंज करना होगा। यूथ को भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अब यूथ की बात कर लेते हैं। यूथ जनरेशन जी, ये अभी सिर्फ मीडिया पे चल रहा है और सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। जनरेशन जी पैदा किस साल में हुआ है? 2000 के बाद? 2003। 2003 से आज तक अगर आप टाइम लें, जो 2003 में भी पैदा हुआ है या 2 में भी पैदा हुआ है, वो कितने साल का हुआ? 23, 22, 23, 24 में से 24 का होगा। तो 25 साल के बाद तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो तरमीम लिया हो ना, पहले इस पर लिया हो। जनरेशन जी को लाना है पॉलिटिक्स में, जनरेशन जी को आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, सबको आना चाहिए। यूथ डिमांड कर रही है, मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, आपको भी तो देना है। तो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ जो बच्चा है, पॉलिटिशियन के बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन का बच्चा है या
अच्छी फैमिली का बच्चा है, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वो क्यों नहीं आता पॉलिटिक्स में? मैं सिंपल रीजन दे देता हूं, उसने लाखों डॉलर लगाए हैं अच्छी डिग्री लेने में, उसके बाद उसकी सैलरी है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो अपना फ्यूचर बनाता है अपना या बिजनेस करता है, वो क्या सियासत में आके 3.5 लाख रुपए सैलरी लेगा? उसमें भी जलील होगा, उसमें भी जिसका दिल करता है कचरा फेंक दो पॉलिटिशियन पे। आप और मैं सिर्फ आज तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। डिफ्रेंशिएट तो करना सीख लें। जो सियासत में शरीफ आदमी है, जो ऑनेस्ट आदमी है, आपने उसको इज्जत नहीं दी, और जिसको इज्जत नहीं मिलेगी वो इस सियासत में आके करेगा क्या? जलील होने के लिए। फिर आप एक और पॉइंट रख लिएगा, कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूं, अल्लाह ही मेरा हाफिज है इस दफा। जो यूथ हो, हमारे बुजुर्ग हो, मिसाल है एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एमक्यूएम का कैंडिडेट मैं खड़ा करता हूं पंजाब में, और बहुत शरीफ आदमी है वो। लाहौर में खड़ा करता हूं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और वहां नून लीग एक कैंडिडेट खड़ा करती है जो करप्ट है, जो बदनाम है, जो खराब है। कौन जीतेगा? चले वहाँ पर पीटीआई से भी कोई आ जाता है। पीटीआई से भी ले लें, पीटीआई वाला भी बहुत खराब है, बेकार आदमी है। अब बताएं कौन जीतेगा? चलें पीटीआई वाला शरीफ है। पीटीआई वाला क्यों शरीफ है? हम ऐसी, ये तो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो आप जवाब दें। एमक्यूएम वाला तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। एमक्यूएम वाला, चलें वापस से करते हैं इसको। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कराची की, कराची में नून लीग का इतना स्टेक नहीं है, इतना वोट बैंक भी नहीं है। नून लीग का बहुत शरीफ इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। एमक्यूएम वाला जो है वो खराब इंसान है, अल्लाह ना करे, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, बहुत खराब इंसान है। पीपल्स पार्टी का भी खराब इंसान है। जीतेगा कौन? उन दोनों में से कोई एक। किन दोनों में से? पीपल्स पार्टी और लाइक एमक्यूएम। तो ये जमहूरियत है, ये अवेयरनेस है, ये यूथ को अवेयरनेस दी है आपने इस मुल्क में कि जहां नून लीग का शरीफ आदमी खड़ा हुआ है तो आप वोट दो ना, क्यों नहीं दे रहे? ये माइंडसेट हमें चेंज करना है। अच्छा आदमी किसी भी जमात से खड़ा हो, उसको फिर जिताना भी तो है ना, उसको ऐवान तक पहुंचाना भी तो है ना। वोट आपने पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरों पे डालना है। ठीक है, आपका एक लीडर होता है और अच्छा आदमी होता है, होगा, लेकिन अगर उसके नीचे की टीम खराब होती है और ऐवानों तक आती है तो फिर वो नीचे करप्शन ही करती है। तो इसमें पहले डिफ्रेंशिएट कर लें। इस मुल्क में तो अब्दुल सत्तार ईधी जैसा हीरो भी इलेक्शन हारा है। तो आप और मैं ना ये जमहूरियत की बातें करते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और यूथ की अवेयरनेस की बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि कराची में काम हो रहा है, सिंध में काम हो रहा है, डू यू रियली थिंक काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल काम हो रहा है ना। सिस्टम के तहत 40%, 50% कमीशन लिया जा रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, मुझ समेत। मुझे लगा शायद आप कहने लगे हैं कि इजाफा करें। इजाफा और भी हो रहा है ना, नए नए तरीक़ेकार निकाले जा रहे हैं करप्शन करने के। मैं आपको अभी असेंबली में मैंने बोला है, खैर एक दो बिल्डिंग और हैं, उनका नाम नहीं लेता, 4 बिल्डिंगों का नाम लेके वैसे ही फंस चुका हूँ। एंटी करप्शन की बिल्डिंग बन रही है कराची में ही। एंटी करप्शन का क्या काम है? जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े। करप्शन को रोकना उसका काम है। उसकी खुद की बिल्डिंग जो है वो करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। 26 करोड़ रुपए का वो एस्टिमेट दिया गया था कि वो बिल्डिंग बनेगी। 2018 में PC1 आई थी, मतलब रिकमेंड हुआ था, फिर 2022 में स्टार्ट हुआ है। आज 4 साल हो चुके हैं और अभी तक वो बनी नहीं है, और उसका रिवाइज एस्टिमेट आया है कि अब वो 2.5 अरब में बनेगी। 26 करोड़ की बिल्डिंग 2.5 अरब में। ये एक बिल्डिंग की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की बेतहाशा है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर, मजे की बात बताता हूँ, सक्खर में एक कॉन्ट्रैक्टर है और लैम्बोर्गिनी में फिर रहा है। वहां का टाउन चेयरमैन, एक सिंध में एक टाउन चेयरमैन है, वो हमर में घूम रहा है। आप ये हुकूक की बात कर रहे हैं, सिंध की, ये आवाम की बात कर रहे हैं। हम सच बोलने से अब डरते हैं, हम इतने बेहिस हो चुके हैं, माजरत के साथ। मुझे अब खुद नहीं समझ आता कि हम किस निज़ाम में जी रहे हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाता है, इस्लाम हम भूल चुके हैं, हम पता नहीं किस निज़ाम में जी रहे हैं। शराब खाना मेरे इलाके में खुला हुआ है, मैं आज तक वो बंद नहीं करा पा रहा एज अ MP है।
ये मेरे राइट हैं। ये एमपी के इतने राइट नहीं है कि वो एक शराब खाना, 100% मुस्लिम आबादी, थोड़ी नज़दीक मस्जिद, सब रूल्स तोड़ रही है, लेकिन वो शराब खाना बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि शराब खाना किसी बड़े आदमी का है और उसने पता नहीं क्या क्या दिया होगा, किसको दिया होगा। मुझे भी ऑफर दी है, लेकिन मैं हर दफ़ा वो बात इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को ये किसी के दिल में ना आ जाए कि कोई मैंने उससे कुछ पैसे लिए हैं। मैंने कभी तो आप फ्लोर पे खड़े होकर उस आदमी का नाम क्यों नहीं लेते जिसने ये लिया, या वहाँ के कभी आपने मुझे एग्जैक्ट ओनर का नाम नहीं पता। आपने कोशिश नहीं की? नहीं, वो कोई ओनर का नाम ढूंढने के लिए भी तो मुझे उसी मिनिस्ट्री में पूछना पड़ेगा ना, जो मिनिस्ट्री मेरी सुन ही नहीं रही, एक्साइज एंड टैक्सेशन। मुकेश चावला साहब के मेरे ख्याल से सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। फ्लोर पे भी बोला है मैंने। मुझे उम्मीद थी कि शायद सीएम साहब सुन लेंगे तो शायद कुछ कर लेंगे, दूसरे मिनिस्टर सुन लेंगे, कोई मुसलमान तो सुन लेगा वहाँ, लेकिन कोई सुनने से गुरेज कोई रखा हुआ है उन्होंने। बेबस समझते हैं आप अपने आप को अपने ही हल्के में सिर्फ शराब खाने की वजह से? बेबस नहीं हूँ, मेरे पास दो चॉइस है ना। एक तो अच्छा, इस पे बहुत सारे कमेंट आएंगे तो कुर्सी छोड़ दो। यार मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कुर्सी का शौक है भी नहीं है। मेरे लिए ये कुर्सी बहुत नुकसानदेह है। एक तो मैंने अपनी लाइफ को मुश्किल बनाया हुआ है, इससे मुझे कुछ मिला भी नहीं है, और ना मैंने लिया है और ना मैं लूँगा। ना आने वाले वक्त में मुझे इसका शौक है, ना पहले था, ना आने वाले वक्त में होगा, और इंशाल्लाह मैं ऐसा शौक रखूँगा भी नहीं कि कल को मुझे अपने खुद के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी करती है और फिर सियासी कॉपरेशन भी करती है। देखें, फेडरल फेडरल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और सिंध एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे जो पार्टनरशिप करी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से करी है। उसकी मजबूरियाँ भी हैं और उसकी कुछ हमें सपोर्ट भी चाहिए। जैसे कि मिसाल दे देता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ फंड लग रहा है, वो फेडरल का लग रहा है। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो एज आ एमपीए मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे अगर अपने इलाके के मसाइल हल करने हैं तो मेरे पास दो तरीक़ेकार हैं। वफाक की तरफ देखना होगा तो अभी 25 करोड़ रुपए हर एमएनए को अभी आए थे, अभी और आए हैं कुछ पैसे, तो वो लग रहे हैं इलाकों में थोड़े बहुत। तो अगर हम वो कोलिशन भी नहीं रखेंगे, पार्टनरशिप भी नहीं रखेंगे, तो फिर वो जो थोड़े बहुत मसाइल हम हल कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मजबूरी है यानी एमक्यूएम की है? एमक्यूएम की देखें, मजबूरी तो लफ्ज़ मैं नहीं कहता, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स इमोशंस पे नहीं चलती। और अगर इमोशंस पे चलती होती तो मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन नहीं रहता। बासित साहब, आपसे जानना चाहूँगी, फेडरल कोलिशन से कराची को असल में क्या मिला? एक कॉन्क्रीट एग्जांपल। देखें, एक तो हमसे वादा करा गया है कि आर्टिकल 140 ए, जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, इख्तियारात निचली सतह पे जाने चाहिए। अल्लाह पाक से उम्मीद है, जब से मोहसिन साहब का एक बयान आया है, फिर आईएसपीआर साहब ने भी उस पर बयान दिया है, डीजीआईएसपीआर साहब। डीजीआईएसपीआर साहब ने भी बयान दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा जाएगा। ये मुतालबा हमें होते हुए नज़र आ रहा है जल्द। और दूसरा, कराची के लिए देखें, कराची पैकेज हम ले रहे हैं, उसमें एमएनएस को फंड मिल रहे हैं, कुछ हम अपने वही मैं इलाकों में कुछ क्वेश्चन करने लगी थी, कराची पैकेज का एक बार फिर से वादा हुआ है, इस दफा डिफरेंट। नहीं, पिछली दफ़ा भी कुछ मिले हैं पैसे। मैंने आपको शायद बताया भी था कि 25 करोड़ रुपए आए थे, अभी और भी आए हैं पैसे, वो एमएनएस को मिले हैं। वो हम अपने इलाकों में कुछ छोटे मोटे मसाइल जो हैं, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही हमारे कहने पे, वो सॉल्व कर रहे हैं और कुछ बेहतरी करना चाह रहे हैं इलाके में। कुछ ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आएगा उससे, लेकिन जो छोटे मोटे मसाइल हैं इलाकों के, वो तो बेहतर होंगे। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। मैं कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लूँगी, उनका नाम लेते ही आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है और आप उनको क्या एडवाइस देंगे? ऑल राइट, बी ऑनेस्ट एज यू आर ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोना टॉक अबाउट मोहसिन नकवी। लगे रहें, अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्या एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस यही होगी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उस पर टिके रहें। एमक्यूएम तो पहले ही यही चाहती है। तो अगर अगर मैं इतना मौलवी बन जाऊं और सिर्फ अच्छी अच्छी बात करूं, अपने फ़ायदे की ना करूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सियासतदान भी हूं, तो मैं तो चाहता हूं जो उन्होंने कहा है वो हो इस मुल्क में, और इस मुल्क को बेहतर एक निज़ाम मिले। उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं करी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जहन में क्या है उनका नाम सुन के? कुछ पॉलिसीज़ पे शायद मैं उनसे डिफ़र कर सकता हूँ, इख्तिलाफ रख सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल अब मैं देखता हूँ कि दे आर डूइंग गुड। वन और एडवाइस फॉर हिम। थोड़ी इकोनॉमिकली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूथ
की कनेक्टिविटी और उनके फ्यूचर को लेके भी कुछ किया जाए। मरियम नवाज। मेरे ख्याल से जो अभी तक मैं देख रहा हूँ जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, सुतरा पंजाब हो या दूसरे हों, ज़्यादा अपना घर अपनी छत और ऐसे प्रोग्राम्स अच्छा ही दिख रहा है मीडिया पे जो मुझे दिखता है, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी आप आवाम से। लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको चीज़ें नहीं नज़र आ रही? नहीं, लाहौर तो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन अब लाहौर तो डजंट मीन पंजाब ना। हर शहर में ग्रीन बसेस चल गई हैं, इलेक्ट्रो बसेस चल गई हैं। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। लाहौर तो डेवलप्ड हो चुका है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लाहौर डजंट मीन पंजाब ना। पंजाब बहुत बड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी। जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे ख्याल से वो बेहतर करेंगी। जहाँ तक मैं कनेक्ट कर चुका हूँ कुछ लोगों से और बात करी है, तो कुछ खुश हैं कुछ ना खुश हैं, लेकिन आप 100% तो किसी को भी खुश नहीं कर सकते किसी भी सूबे में, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा कर रही हैं। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, मेरे ख्याल से इन्हें अब यूथ को आगे आने देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से दूर रहें और रिलीजियन को ना इस्तेमाल करें पॉलिटिक्स। हाफिज नईमुर रहमान। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, मेरे ख्याल से उन्हें उस पर काम करना चाहिए, या वो कहते हैं उनके लोग नहीं करते, दोनों तरफ कह सकता हूँ, लेकिन स्टिल आई बिलीव ही इज़ अ गुड मैन। सदर आसिफ अली जरदारी। उन्हें सिंध का अब कुछ करना चाहिए बेहतर, और सिंध के लिए कुछ करना। यानी अब तक उन्होंने आज तक सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया। जो किया है वो बहुत नेगेटिव किया है, तो मेरे ख्याल से एक एज अ सीनियर पॉलिटिशियन उन्हें अब सिंध के लिए, ये जो सिस्टम की मैंने बात करी थी कि सिस्टम को ख़त्म करने में भी रोल अदा करना चाहिए। सिस्टम कह देते हैं, करप्शन नहीं कहते आप। वो नाम ही सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम वालों ने ही, और वो करप्शन नहीं है, वो कमीशन है। हमारे यहाँ कमीशन और करप्शन अलग होती है। करप्शन वो कहलाती है जो आवाम से उनके काम कराने के लिए ली जाती है, और कमीशन वो कहलाता है जो फंड से ले लिया जाता है तो अपना हक आपने समझ के। नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर। ये सिंध में यही डेफिनेशन है। पंजाब में शायद आप लोग को फील नहीं होती क्योंकि यहाँ इतनी नहीं है। यहाँ पे भी होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 50 to 60% ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्हें आजकल मैं गुस्से में बहुत देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा वापस से, जो मैंने उन्हें एज अ फॉरेन मिनिस्टर देखा था कंपोस्ट, उसमें ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं और अच्छे बेहतर लगते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें खुद को वापस से थोड़ा काम वाली पोजीशन। मुराद अली शाह। ही इज़ कॉम्पिटेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत सेंसिटिव हैं जब क्रिटिसाइज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से उन्हें उससे निकलना चाहिए, और अगर कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको पॉजिटिव लेके उसमें कुछ बेहतर करना चाहिए। मेयर कराची। शुरू में मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि सही कर रहा है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में रहते हैं बिला वजह। मेरे ख्याल से काम पर फोकस करें और अच्छे काम करें, कुछ अच्छा करेंगे तो यकीन करें मैं ऑपोजिशन का हूँ, मैं भी तारीफ करूँगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से दूर रहें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की। उन्होंने मुझे एडवाइस करनी है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो बड़े पॉलिश्ड और सीजन्ड माना पॉलिटिशियन आपकी पार्टी के हैं। हैं, आपके सीनियर है, लेकिन कोई चीज़ तो सीनियर नहीं है, मेरी मेंटोर पार्टी के हैं। चेयरमैन हैं, मेंटोर हैं तो आपके। उनके लिए क्या एडवाइस करूं। मेरा नहीं ख्याल उनको, मेरा इतना कद है कि मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ कुछ। बात आई तो फिर अब ये चले, हम आपकी रेड लाइन को आपको नहीं कहेंगे कि आप क्रॉस करें, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। उनकी अभी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो उस पर बहुत एक तो अफसोस, बाकी मेरे ख्याल से उन्हें एडवाइस एक ही दे सकता हूँ कि सब लोग ख़राब नहीं है। जो एक नरेटिव बनाया हुआ है ना पीटीआई ने, सब ख़राब है हम ही ठीक हैं, उससे निकलना होगा। जब उससे निकलेंगे तो मेरे ख्याल से रास्ते निकलेंगे। बड़े तेज़ हैं, एमक्यूएम के बारे में भी कह रहे हैं कि हम ख़राब नहीं है, एक्चुअली तो आप यही कह रहे हैं, समझ गई हूँ मैं। खैर मुझे बताएं कि और बिलवेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। सिप्पा सलार और प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से जो ऊंचाइयाँ और जो रेपुटेशन हमारी अभी बहाल हुई है वो उनकी वजह से हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से
उन्हें इसी तरह काम करना चाहिए और इस मुल्क को मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन पे ले जाने में उन्हीं का किरदार होगा। राना सनाउल्लाह। बहुत सख्त बोल जाते हैं कभी कभार, एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी बानी पीटीआई। नाम ले लें। इमरान आप खान है, शर्मा मुझे तो रही है मैं नाम तो लेने मैंने में। क्यों शर्माने, नहीं, ना आप ना, शर्मा रही हैं। मैं तो देखिए ना, फाउंडर ऑफ पीटीआई, मुझे कोई नहीं, चले मैं रिपीट करती हूँ। बानी पीटीआई, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पीटीआई इमरान खान न्याजी। हम्म या 2013 में मेरा वोट पीटीआई को पड़ा है, पता है आपको? तो हाँ, अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हैं। उनको क्या एडवाइस दूंगा? उनको ये एडवाइस दूंगा कि सियासत में मुफाहमत भी एक चीज़ होती है, वो मेरे ख्याल से एक चैप्टर है पूरा, तो उस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप एज अ पॉलिटिशियन? मैं नजूम ही तो नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में तो हैं, पॉलिटिक्स में हूँ। हवाओं मैं का बहुत रुख तो नया हूँ, देख रहे मेरा हैं। ना कद है ना। आपको क्या लगता है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? नहीं, चलिए आसान कर देती हूँ, खान साहब बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अ, आ जाएं, जब उन पे केसेस खत्म होंगे वो आ जाएंगे बाहर, और आएंगे तो मोस्ट वेलकम। आखिरी सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, रैपिड फायर। ठीक है, जो आपसे सवाल करूंगी, आपके जहन में जो चीज़ आएगी, आपने सबसे पहले उसका क्विक क्विक जवाब देना। अभी तो आपने बहुत ज़्यादा सोचा है वासिद साहब, बड़ी बहुत ज़्यादा। फंसना नहीं है ना। अभी लाहौर आया हुआ हूँ, सकून में हूँ। चलिए ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ठीक है नाजरीन, आप भी समझ जाएंगे। एक लफ्ज़ में एमक्यूएम पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ कराची। कराची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। करप्शन। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट, एक जुमला। सिस्टम। यानी करप्शन। बहादुराबाद क्लैश, एक लफ्ज़। अफसोस। खालिद मकबूल या मुस्तफ़ा कमाल, सिर्फ क्वालिटी के जिसमें एक दूसरे से ये दोनों आगे हों, एक क्वालिटी जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हो। डिफ्रेंशिएट करती हूँ। एक बहुत पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है और एक एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग है। सियासतदान है, लफ्ज़ों से खेलना आपको आता है। नहीं, अभी तक नहीं। आता है, मैं नहीं मानती। फेडरल गवर्नमेंट से कराची के लिए सबसे पहले आप क्या मांगेंगे? कराची का हक। अगर एक दिन के लिए आप कराची के सीएम बन जाएं, सिंध के सीएम बन जाएं और कराची के चले मेयर बन जाए, तो क्या करेंगे? मुझे नेक्स्ट एमपी नहीं बनने दिया जाएगा तो सीएम की बात दूर रही। चले मेयर स्किप। कराची। नहीं बनने दिया जाएगा। अच्छा, सियासत में आने का आपका असल मकसद क्या था? यार मैं बाय प्रोफेशन तो एक लेक्चरर था, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन था, हो गया हूँ और एक्सीडेंटल लेक्चरर था, तो मेरी शायद किस्मत में था। आया और सर्व करा जितना कर सकता हूँ, और 2.5 साल रह गए, इसमें और सर्व करूँगा जितना कर सकता हूँ, ईमानदारी से करूँगा। एक रिवायत छोड़ के जाऊँगा कि ईमानदारी से भी आप काम करके रह अपना सकते हैं नाम सियासत बना में। सकते हैं, काम कर सकते हैं हम आपके लिए। नाम बनाने के लिए सियासत में ईमानदारी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप 10 कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं और 10 गलत काम भी कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं, चलिए, मैं हो नेक जाता है। नामी की बात कर रही थी। और एक गुफ्तगू देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? एक चले मैसेज तो दे दीजिएगा। अगर कोई नौजवान सियासत में आना चाहे तो आप उसको इनकरेज करेंगे या कोई एडवाइस करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल इनकरेज करूँगा, और इसको इस तरह करूँगा कि सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा। पूरे पाकिस्तान में यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। वो बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करे, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे, पीटीआई ज्वाइन करे, लेकिन सबको आना पड़ेगा। जब तक यूथ नहीं आएगी तो फिर वही हुक्मरान चलाएंगे इस मुल्क को। और जब तक आप सब समझते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, और अगर यही माइंडसेट है तो फिर या तो क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, बेहिस हो जाएं, घर बैठें, ये सोशल मीडिया पे गालियां देना बंद कर दें। और अगर गाली देने का हक रखते हैं तो फिर मैं इतना भी हक रखता हूं कि आप सबको फिर बोलूं कि सियासत में आएं और कंट्रीब्यूट करें जिस भी सियासी जमात में आप जाना चाहें। सियासी जमात मेरे नहीं ख्याल कोई बुरी होती है, उसमें लोग बुरे होते हैं, और जब तक वो बुरे लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे और अच्छाई दिखाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच अब्दुल वासिद साहब, इट वाज रियली नाइस एंड वंडरफुल हैविंग यू एज अ गेस्ट। और जिस तरह से आपने बात की है, मसाइल को उजागर किया, और जिस तरह से आपने ऑनेस्ट बातें की हैं ना, लिटरली ऑनेस्ट टॉक की है, इट वाज कमेंडेबल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जिस तरह से आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम मशकूर हैं आपके। नाज़रीन, आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई गुफ्तगू में एक अलग शख्सियत के साथ। अल्लाह निगहबान।